आप लोगों के सामने पहला प्रश्न आ चुका है। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि 40% व्यक्ति समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? यानी कि 40% समाचार यक्स पढ़ता है, 40%, ठीक है। और कह रहा है कि 50% वाई पढ़ता है, तो इतना दोनों पढ़ते हैं। अब कह रहा है कि 10% व्यक्ति दोनों समाचार पढ़ते हैं, 10% व्यक्ति दोनों समाचार पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पे -10, ठीक है, -10। और इसको आप 100 से घटा लीजिए। किससे घटा लेंगे? 100 से। तो यहाँ पर आप जब सॉल्व करेंगे इसे, तो आपको प्राप्त होगा 80। क्या प्राप्त होगा? 80, ठीक है, जो कि 100 में से घट जाएगा। 100 में से जब 80 घटाएंगे तो 20 होगा, यानी पहले का आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ये सी वाला आपका सही है। इसके बाद देखिए 5 परिणामों का औसत 46 दिया है। इसे निकालने का बस तरीका है कि 5 परिणामों का औसत कितना दे रखा है? 46, और पहले 4 का औसत 45 दे रखा है, यानी पहले 4 का जो है 45 दे रखा है। तो भाई आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आपके सामने है। उत्तर आपका आ चुका है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा आपका 230 और ये माइनस हो जाएगा 180, घटाएंगे तो आएगा उत्तर आपका 50। तो यही वाला आपका सही है, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा इसमें सही है? आपको सी वाला आप सही लगाएंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपके सामने आता है, ये वाला। तीसरा प्रश्न में आपको कुछ ट्रिक बता देते हैं। जैसे बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब वर्ग होता है, और दशमलव आता है, यानी करड़ी में कोई हो शब्द और दशमलव आए, तो दशमलव 2 स्थानों के बाद आएगा, 2 स्थानों के बाद आता है, 4 स्थानों के बाद आता है, ठीक है ना। ऐसे करके 3 स्थानों के नहीं, जो जब वर्ग रहता है, बस इतना अभी के लिए समझ लीजिए कि जो वर्ग रहता है वो केवल 2 स्थानों के बाद आता है, 2 स्थानों के बाद आता है। और आप ये देखिए इसके पीछे क्या दिया है? 4। तो 4 कब आएगा किसी का वर्ग करने में? जब वो 2 होगा। और यहाँ पर 6 आया है, तो हर बार 6 ही आएगा। 6 का वर्ग करेंगे तभी 6 आता है, और एक 4 का वर्ग करेंगे तब 6 आता है। तो या तो 4 या तो 6 अंत में होगा, तब ये वाला आएगा। देखिए इसे सॉल्व करने में, हमने इसे सॉल्व किया तो ए जो होगा 8.80 जो ऊपर हमने लिखा है, और ये वाला 546 का वर्गमूल होता है, 546 का। अब इसे आप सॉल्व जब कर लेंगे तो आपका उत्तर यही 14.26 आएगा, 14.26, जो कि सही उत्तर है। इसके बाद देखिए चौथा है, पादप कोशिका भित्ति निम्न में से किससे बनी होती है? तो जो पादप कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है भैया? सेलुलोज की बनी होती है। इसके बाद देखिए पांचवा आपके सामने है यहाँ पर, भैया इसे जब आप सॉल्व करेंगे ना, इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे आपस में, तो आगे आपका आएगा 32.9272, यही आएगा। यानी इसका गुणा करने पर यही आपको प्राप्त होगा, और आपको घटाना क्या है? -2, और यही इक्वेशन दे रखा है, यही 9272। आप जब घटाएंगे तो आपको 30 मिलेगा, यानी बी वाला आपका सही है। देखिए भाई छठवां तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये हमेशा सवालों में पूछता रहता है। इसका उत्तर 100 आएगा, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं निम्न में से सही विकल्प का, यानी विलोम का चयन करना है। यहाँ पर आपको सही विलोम का चयन करना है, तो नूतन का पुरातन होता है। इसके बाद देखिए हिंदी हमने बहुत अच्छा से पढ़ा है। आपको गणित के इसमें के सारे प्रश्न मैं अगली वीडियो में कल ही अपलोड करूंगा, एक ऐसी वीडियो जिसमें जितना भी मैथ पूछा है उसको बहुत विस्तार से हम लोग समझेंगे। यानी करीब 25 मिनट में मान लीजिए कि हम लोग सॉल्व करेंगे उसका 20 यानी 30 क्वेश्चन। तो आप मान लीजिए 30 क्वेश्चन तो 40 मिनट लग ही सकता है अच्छे से करने में, या फिर 20 से 30 मिनट में भी हम बताएंगे, 25 मिनट में, कि कैसे होगा। बहुत अच्छे से ट्रिक लेकर आएंगे। तालिका की, सारणी जो पूछा है, हिंदी जो पूछा है, उसकी हमने एक अलग वीडियो अपलोड की है, उसे भी आप देखिएगा, हमारे चैनल पे है। और अच्छी लगे वीडियो तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए ख्याली पुलाव पकाना क्या है? ख्याली पुलाव पकाना का मतलब है असंभव बातों की कल्पना करना। पेपर को अच्छे से एनालाइज करते चलिएगा आप कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा है। इसके बाद देखिए महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा महाधन ऋषि, यही होता है। और इसमें कौन सी संधि है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम सीधा सीधा विकल्पों पर चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो करना हमारा उद्देश्य नहीं है। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? यानी किस विकल्प में शब्द युग्म का जो अर्थ भेद है वो सही नहीं है? तो अनिल अनल का क्या होता है? हवा आग। अंश अंश हिस्सा कंधा, ये भी सही है। अपेक्षा उपेक्षा आशा निरादर, ये भी सही है। अवलंब अविलंब अधर विलोम, तो इसमें जो है आपका डी वाला 10वां का यही गलत है। क्योंकि आप देख ले सकते हैं यहाँ पर कि ये जो तीनों है वो सही है, और यहाँ पर पूछा नहीं है। तो नहीं के लिए जो गलत है वो गलत है, लेकिन पूछा गलत है, इसीलिए जो गलत है वही सही है, यानी डी वाला इसमें सही है। इसके बाद देखिए 11वां है कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? कौन सा है भैया?
तो इसमें परस्पर पर्यायवाची है पार्वती, रुद्राणी और भवानी, यानी शिव जी की पत्नी है पार्वती जी, उनकी ये पर्यायवाची दे रखी है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर पैसेज है, मैंने तो इसे अच्छे से पढ़ा था, आप भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसे हम दिखा देते हैं आपको एक बार। हम सीधा प्रश्नों पे बात करेंगे, क्योंकि हम इसमें नेक्स्ट वीडियो डालने वाले हैं जो कि केवल इंग्लिश की होगी। जो पिछले साल जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनकी वीडियो होगी, प्रॉपर उसी की होगी। वाज द कैरोलिन्स ब्रदर एंड आउटडोर टाइप, तो यहाँ पे क्या होगा, वाज कैरोलिन ब्रदर एंड आउटडोर टाइप, तो 12वां का कौन सा होगा, तो यहाँ पे ए वाला होगा नो। हमने पहले भी इसमें कुछ लगा दिया है, तो आप उसे मिला लेंगे, ठीक है। और हम बताते भी चलेंगे। यहाँ पे देखिए 13वां प्रश्न हमारे सामने है कि वाई वेयर द स्क्वाड्स कलेक्टेड, वाई वेयर द स्क्वाड कलेक्टेड, तो 13वां का हमारा है फॉर बेटिंग, यानी शर्त लगाने के लिए। यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, जैसे यहाँ पे देखिए एक नीलेश है और एक यहाँ पे कोई महिला है, इसकी ओर इशारा करते हुए नीलेश किसी से कह रहा है कि यह जो है मेरी पत्नी के, कि यह जो है ना ये वाली औरत वो मेरी पत्नी, यह औरत मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान है। मेरी पत्नी के बाप, यहाँ पे पापा रहेगा उसका, पापा, और उसके बाद उनका पिता इसका दादा होगा। अब कह रहा है नीलेश किसी से कि वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान है, कि यह जो है ना वो मेरे पत्नी के दादा की इकलौती संतान है। तो भैया ये तो क्या हुआ, ये पत्नी ही हुआ ना, पत्नी है, तो इसमें क्या हुआ, ये वाला आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है असंगत का चयन करें, तो यहाँ पे 2 का क्यूब आप कर दीजिए, 3 का क्यूब कर दीजिए, यहाँ पे 4 का क्यूब कर दीजिए, लेकिन 5 का यहाँ पे दिया है, यहाँ 6 का है और यहाँ पे 7 का है, लेकिन हाई देखिए 10 का वर्ग है भैया, क्यूब नहीं है, ठीक। अब इसके बाद देखिए 16वां प्रश्न है 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी 2006, ठीक है। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को देखिए इसकी शानदार ट्रिक है कि 1 जनवरी दिया है ना, बहुत आसान है, तो 1 जनवरी से 1 जनवरी कट गया, कर रहा है 2010 को, तो यहाँ पे आप 2010 लिख दीजिए, हो गया। कितने साल का अंतर है भैया, 4 साल का, और 2006 से लेकर 10 के बीच में कौन लीप ईयर है, तो आप कहेंगे ये है 2008, 2008 लीप ईयर है ना, तो कुल मिला के कितना हुआ 5। तो जब आगे का पूछा है, 2006 का दिया है और पूछा 2010 का है, तो जब आगे का दिया है तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे 5 से आगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5 और कितने दिन, रविवार था यानी संडे था, और आई 5 है, तो भाई संडे में आप 5 जोड़ दो, तो संडे के बाद क्या क्या आता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यानी क्या आएगा आपका, शुक्रवार आएगा। कौन सा दिन आएगा भैया, शुक्रवार, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे है 17वां प्रश्न आपका है गिव सिनोनियम्स फॉर द वर्ड पार्शियल, इसका क्या होगा, सिनोनियम्स माने आप जानते होंगे कि पर्यायवाची होता है, तो इसका क्या होगा भैया, तो 17 का आपका इनकम्प्लीट होगा। चूज द करेक्ट वर्ड एंटोनियम डिसअपॉइंटेड, हम तेजी से सॉल्व करेंगे अब। तो 18वां का क्या होगा, सेटिस्फाइड, ठीक है। उसके बाद 19वां है कि गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एडिटिंग और कंप्लीटिंग डिक्शनरीज, इसको हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं हाई लेक्सिकोग्राफी। उसके बाद हम चलेंगे 19वां प्रश्न पर, तो देखिए इसे भी हमने सॉल्व किया था, लेकिन सीधा उत्तर सुनिए, ये बहुत आसान है, एक एक अक्षर बढ़ रहा है और घट रहा है, इतने से आप समझिए, तो यही ए वाला 20वां का सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमने सॉल्व भी इसे किया है, तो आप इसमें कौन सा सही है, आप बताइए, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। सभी पेपर पेंसिल हैं, कुछ पेपर जर्नल हैं और कुछ जर्नल कैलेंडर हैं, ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में हुआ, तो यह थी पुणे। इसके बाद आगे है 23वां कि निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, तो यह है इजराइल। कृत्रिम भ्रूण माने बच्चा उससे बन सकता है, ऐसा भ्रूण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस राज्य में IIBX यानी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया, तो यह कौन सा राज्य है भैया, तो यह है गुजरात, ठीक है। हम पहले भी लगा चुके हैं इसमें ट्रिक, आपको बता दें। उसके बाद निम्न में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है, तो भाई ताइवान का, वियतनाम का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है चीन, और उसी ने उसे धमकाने के लिए ताइवान को किया था। इसे हमने टीवी पर भी देखा था बहुत अच्छे से। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, और पिछले कुछ दिनों से हम अपलोड कर रहे हैं इस पर वीडियो लगातार। तो भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में यहाँ पे डैश 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 है, भरना है, नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया, यानी संचार अभ्यास का आयोजन किया, तो 26वां का आपका है स्काईलाइट उसका नाम था, ठीक है। अब इसके बाद आगे वाला देखिए, भारत के किन दो शहरों के बीच
आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? 27वां का क्या है? मुंबई से अहमदाबाद, यही आपका सही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो यह है संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद अब अगला प्रश्न हमारे सामने है, ध्यान से उत्तर दीजिएगा इसका। निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो भैया है कहाँ पड़ोसी है? म्यांमार है, चीन है, मालदीव है। मालदीव हमारा जल पड़ोसी है, कई बार पूछता है। श्रीलंका और मालदीव हमारे जल पड़ोसी हैं। निम्न में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकड़ी केंद्र की शुरुआत की है? तो भाई 30वां का कौन सा है? आईआईटी मद्रास। कौन सा है भाई? आईआईटी मद्रास। किस केंद्रीय बैंक की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो भाई वो अमित शाह उसके अध्यक्ष थे। कौन थे? गृह मंत्री जी। 32वां का प्रश्न उत्तर देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है, यानी हर घर पानी दे दिया है? मेरे गांव में टंकी लग रही है, और आपके गांव का हाल क्या है भाई, जरा बताइएगा। 2 महीने से काम शुरू हुआ था और काफ़ी तेज गति से है, जल पहुंच जाएगा। 33वां देख लीजिए इसी क्रम में कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप देख लीजिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो है देखिए माजुली नदी द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसके बाद देखिए निम्न में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी की देखो भाई एक हम वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें देशों की राजधानियां, मुद्रा और उसके देश की संसद का नाम है, यानी मुद्रा, राजधानी और संसद का नाम है। और वो देश जो करंट में है, जैसे लीबिया को ले लीजिए, ठीक है, लीबिया है इस टाइम पे। और इसी क्रम में एक और उसी से सटा हुआ लगभग उसके बीच में अल्जीरिया आ जाता है, मोरक्को का नाम आप सुने होंगे, मोरक्को। ठीक है, दोनों की हम पहले स्थान पर वीडियो में इन दोनों को रखे हैं, बहुत अच्छे से इनको कवर किए हैं। राजा कौन है, यहाँ का राजतंत्र है लगभग, और गद्दाफी को आप जानते होंगे, लीबिया का एक क्रूर शासक गद्दाफी, तो उसके राज्य में क्या हुआ, डरना बांध टूट गया। तो ऐसे जो चर्चित इस टाइम पे देश हैं उनकी मुद्रा संसद को हम अच्छे से इस पर डिस्कस किए हैं। तो हंगरी की मुद्रा का नाम हम देख लेते हैं भाई। 35वां का आपका कौन सा सही है? यहाँ पे देखिए हंगेरियन फोरिंट। ठीक। 36वां देख लीजिए कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। आप देख लीजिए आंध्र प्रदेश। इसके बाद देखिए लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु क्या है भैया? 25 साल के आप हो जाइए, लोकसभा में पहुंच जाइए, प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठिए जाकर। इसके बाद देखिए UNFCCC, यानी इसका फुल फॉर्म पूछा है आपसे। क्या पूछा है? फुल फॉर्म। तो यहाँ पर हम सीधा प्रश्न बताएंगे, यही वाला है कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। रोज पेपर में देता है, जितने संगठन हैं ये सब दुनिया भर के, इनके बारे में रोज पेपर में देता है। फुल फॉर्म आप उनसे पढ़िए। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है भैया? नौटंकी हम लोग यूपी वाले बहुत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह 40 का बी है, स्विट्जरलैंड में है भैया। इसके बाद देखिए 41वां आपका है कि निम्न में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी? तो भाई पावर्स ऑफ द माइंड जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो इसमें बहुत ही डिबेट है, अभी हमने कल ही पढ़ा था। तो पावर्स ऑफ माइंड गुलजार की है, लेकिन इसी से संबंधित सही नाम नहीं दे रहा था। कई लोगों के बारे में थोड़ा बहुत सर्च पे हमने देखा, और कई यूट्यूब को भी हमने देखा, यूट्यूब वाली वीडियो, तो उसमें भी कुछ ऐसे ही बता रहा था। लेकिन एक वीडियो हम देखें उसमें गुलजार को बता दिया था, और यही सही भी है। ठीक, एकदम सही है ये वाला ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए आप इसको देख लीजिए, 42 से 46 के बीच में है। ठीक, हिंदी का प्रश्न है, सीधा हम इसका उत्तर डिस्कस करेंगे। आप पढ़ लीजिए, इसे पढ़ सकते हैं, हम दिखा दे रहे हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं 42 का। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? 42वां का देख लीजिए, 42वां का, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है भैया? दुष्प्रभावों को सामने लाकर। साहित्य में जितनी भी कुरीतियां होती हैं समाज की, सबको ला करके समेट देता है साहित्य हमारे सामने। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को अपनी कृतियों के माध्यम से कैसे करता है भाई? कृतियों के माध्यम से करता है। साहित्य में हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो देखो भैया, राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, सब मिल जाएगा इसी में, इसी पैराग्राफ में। ध्यान से इसे पढ़िएगा,
साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? तो 45वां प्रश्न का उत्तर आपका है कि क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की जो भी विडंबनाएं हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं, कुरीतियों पर प्रहार होता है। तो केवल दर्पण समाज का ही नहीं है, हमारी अच्छाई का भी है, हमारे अंदर जो है उसे बाहर निकालने का प्रयास करता है साहित्य। इसके बाद देखिए कि प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या है? तो भाई साहित्य और समाज। 1 सेकंड में आप लोग लगा सकते हैं इसे। इसके बाद 47 से 51 के बीच में जो प्रश्न दे रखा है उसके बारे में आप देखिए, सत्य की आराधना है। गांधी जी के बारे में जरूर आप पढ़ लीजिएगा, पिछले दोनों बार उनसे प्रश्न आता है और कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें गांधी जी से संबंधित प्रश्न ना हो। यूपीएससी हो, चाहे ग्रुप डी की हो, चाहे ग्रुप ए की हो, जो भी वैकेंसी हो उसमें गांधी जी आते ही आते हैं। तो उनसे आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, उनका आंदोलन जो है क्या क्या विचारधारा थी। तो हम 47वां का देखेंगे आंसर। 47वां का देखिए, गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम प्रयुक्त होगा? चिरस्थायी माने जो हमेशा सदा बना रहे, क्षणभंगुर माने तुरंत नष्ट हो जाने वाला। सत्य की तलाश में कैसे जी सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? 48वां का देखिए, सत्य की तलाश श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। इसके बाद जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? जो जिज्ञासु है, जो जानना चाहता है, उसके बारे में दिया है। 49वां का है, तो संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। निमित्त माने अपनी जो भी इच्छा और ईर्ष्या है उसे हमेशा के लिए मिटाइए और क्या करिए, आगे बढ़ते रहिए। सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस्य की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? क्यों बताया गया है? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। भाई सही बोलोगे ना, घर वाले ही परेशान कर डालते हैं। बिल्कुल आसपास के जितने लोग हैं कहेंगे आपका लड़का ऐसे बोल रहा था, जबकि वो ये नहीं कहेंगे कि सत्य बोल रहा था, क्योंकि सत्य से लोग क्या छुपाते हैं? अपना चेहरा। सत्य सामने आता है तो क्रांतियां हो जाती हैं भैया, जैसे हमारे देश में हुई थी 1857 की। सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? क्या उनका सी है, अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें। अब आगे हम चलते हैं। देखिए इसको हम बताएंगे, हमारा इरादा था, सॉल्व भी किए हैं, लेकिन इतना अब वीडियो, जैसे अभी देखिए वीडियो करीब करीब 20 मिनट की हो चुकी है, तो अगर हम बताने लगेंगे तो थोड़ा लेट होगा, इसलिए हम समझाते हुए इसे निकल लेंगे। और इसकी एक वीडियो हम अपलोड करेंगे प्रॉपर इस चैनल पे, केवल मैथ की रहेगी, जितने भी मैथ में आते हैं प्रश्न उनकी वीडियो रहेगी, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्ष दिया है, वेतन, परिवहन, बोनस, ब्याज और कर है, ठीक। पहला प्रश्न कह रहा है 52वां कि इस अवधि के दौरान कंपनी को प्राप्त प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी? तो प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि, तो हाई देखिए ऋणों पर ब्याज है ना, इसमें करना क्या था कि हाई कुल को जोड़ देना था। कुल जब जोड़ेंगे ना तो 133.3 आएगा और उसमें आप भाग दे दीजिए 1 2 3 4 5 से भाग दे दीजिए, तो आपका 26.66 लाख आएगा, यानी जोड़कर भाग दीजिए। फिर दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का कितना प्रतिशत है? तो देखो भैया इसमें क्या करना है आपको, कंपनी के भुगतान की गई बोनस की जो राशि है, यहाँ पर देखो बोनस की राशि, और कह रहा है कि भुगतान की गई वेतन की राशि का लगभग कितना प्रतिशत है, तो वेतन बोनस जोड़ के और उसका परसेंटेज निकाल लीजिए, वेतन बोनस जोड़ के, तो 0.6 आएगा। उसके बाद 11वां है कि 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत था? तो 54वां का आपका उत्तर अब देखिए 68.33 आएगा आपका। उसके बाद आपके सामने देखिए यहाँ पर है 55वां है कि सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात कितना है? तो उनके बीच का जो अनुपात है भैया वो कितना है, आप बता सकते हैं क्या? आप बताइए। ट्रिक भी लगा दिए हैं भाई, यहाँ पे ट्रिक देख लो, पहला वाला 109 संबंधी 151 सही है। इसके बाद दिया है कि वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है? तो कुल व्यय आप जोड़ेंगे, खाली जोड़ के बताना है, 738.44 लाख। इसके बाद देखिए आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए 57 से लेकर के 57 से 61 के बीच में है और कंपनी जो है वो कार बनाती है, ठीक। इससे भी हम सॉल्व किए हैं, लेकिन अगर बताने लगेंगे तो कुछ ज़्यादा ही लेट होगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम इसकी एक वीडियो लाएंगे भैया, अपलोड कर देंगे इस पर। 10 दिनों के दौरान ऑटो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था? 57वां का आप उत्तर देख लीजिए, तो उनकी औसत अनुपात था 25 संबंधित 36। उसके बाद है आल्टो और क्विड, आल्टो और क्विड। तो भाई इस प्रश्न को आप पढ़ लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए। 58 का, ठीक, 58 का हमसे सॉल्व नहीं हो पाया है, हम इसे सॉल्व कर रहे थे तो ये सॉल्व नहीं हो पाया है, लेकिन आप इसे कर लीजिएगा 58 का। उसके बाद देखिए 59,
59 है, दिए गए 10 दिनों के दौरान कार द्वारा उसकी औसत गति 875 किमी की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान एक स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किमी की यात्रा करने में लिए गए समय से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उसका जो अनुपात होगा भैया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था अनुपात जब हम निकाले हैं। एक ही बस क्वेश्चन इसमें नहीं मिला है, और वो क्वेश्चन अभी पीछे वाला जो हमने कहा वही है। इसका उत्तर सी वाला आपका सही है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने 60वां प्रश्न है। 60वां, 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना है? तो 60वां का कितना है भैया? 60वां का हम सॉल्व किए थे, 9 संबंधी 25 आया था। यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और बी क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटे में तय करती हैं, तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर कितना है? तो भाई अंतर ही ना पूछा है 61वां का, तो अंतर आप निकाल दो, दोनों को घटा दो, कितना आएगा? 50 किलोमीटर आएगा। 60 का, सॉरी भाई 60 है कि 61 है, थोड़ा देखने दीजिए। हाँ, तो वही आएगा। उसके बाद देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम मैथ के इस इक्वेशन को थोड़ा छोड़ रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, और हम वीडियो इसकी अपलोड करेंगे इसी चैनल पे आएगी, पार्ट 2 के नाम से हम इसे अपलोड करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी दीजिए, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी करना हमारा कोई मकसद नहीं है। यहाँ पर देखिए हमारा इतिहास भूगोल लिया हो जाए, वो ही काफ़ी है। संगमरमर पर पितृ ड्योरा, यहाँ पे ड्योरा है का यह रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय मशहूर हुआ? किसके समय यह बहुत मशहूर हुआ? तो यह है शाहजहाँ। कौन है? शाहजहाँ। तख्ते ताउस आपको याद होगा, नादिर शाह लेके गया था, उसमें कोहिनूर हीरा जड़ा था। निम्न में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग हुआ? तो ताम्रपाषाण युग में तांबे का उपयोग हुआ। उसके बाद देखिए कि निम्न में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? तो राजगीर होगा। उसके बाद यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा वह व्यक्ति है जिसका नाम देवा नाम प्रिय या प्रियदर्शी था? तो सम्राट अशोक का नाम ऐसा मिलता है। ठीक, उसके बाद देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर किस साम्राज्य का शासन था या किसका शासन था? तो यह मुगलों का शासन था। कंपनी की स्थापना 1757 में लगभग प्लासी के युद्ध के समय से हमारे ऊपर शासन शुरू हो गया, और उस टाइम पे वही मुगल सब थे। तो भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया। फिर दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्न में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित रखने के लिए राजी किया था, यानी केवल पुरुष तक वो आंदोलन न रहे, महिला भी उसमें भाग लें। तो यह कमला देवी चट्टोपाध्याय थी जिन्होंने गांधी जी से इस बारे में आग्रह किया। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्न में से किस क्रांति के साथ हुई थी? तो भाई आपको याद है कि राष्ट्रवाद की सबसे पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति से हुई थी? अमेरिकी क्रांति से, कि हमें अपना राष्ट्र चाहिए। 80वां क्वेश्चन है कि सरकार के निम्न में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। तो यह जो है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा मुंबई से काट करके सिंध प्रांत बना दिया गया, और वही सिंध आज कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। उस दिन ऐसा अंग्रेजों ने ना किया होता तो ऐसा ना होता। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया? तो दिल्ली चलो भैया आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस। बहुत ही शानदार व्यक्तित्व, अपना प्रखर जीवन इन्होंने जिया IAS अधिकारी के रूप में। कोई सेवा नहीं दी अंग्रेजों को, दुखी थे, और पहले दिन भी उस नौकरी को छोड़ने का मन बना लिया, सोचिए आप। इसके बाद देखो निम्न में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो पानी की उपलब्धता जो है आर्थिक कारक नहीं है। 83वां है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके किसके बीच है? तो देखो बहुत से लोगों को लगता है कि माउंट एवरेस्ट भारत में, जबकि नहीं, यह नेपाल और तिब्बत में है। कहाँ पे है? नेपाल और तिब्बत। सी वाला आपका सही होगा। 84वां का है निम्न में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? यानी अक्टूबर में जो हमें गर्मी लगती है उसका मुख्य कारण क्या है भाई? 84वां का तो यह है उच्च आर्द्र भूमि से जुड़ा उच्च ताप, यानी हमारा उच्च आर्द्र भूमि जो मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर, पठार, दक्षिणी उत्तर प्रदेश है, तो ये सब उच्च भूमि है और ये पठार गर्म हो जाता है। इसके बाद देखिए भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है भाई? भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? आप जानते होंगे इससे, 5.5 घंटा, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। इसके बाद देखिए 86वां प्रश्न है, जल्दी से, निम्न में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? यानी हरित क्रांति में आप समझिए अच्छे खासे रसायन, सिंचाई, इन सब का प्रयोग होने वाला था। तो हिस्सा कौन सा था? रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, यानी रासायनिक उर्वरक जो होता है और पीड़कनाशी। उसके बाद देखिए 87वां है आपका, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है भैया? बिहार का शोक, बिहार राज्य, कोसी नदी।
भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी गई? तो यह है राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे एनडीसी कहते हैं। इसमें जो है कि ऊपरी लेवल के प्रधानमंत्री और 4 केंद्रीय मंत्री होते हैं, और इसके बाद राज्यों के जितने मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। इसके बाद देखिए, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किससे संबंधित होती हैं? प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें खनन वगैरह वगैरह किया जाता है। ठीक। 90वां है कि निम्न में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? 90वां कह रहा है कि कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है? सिडबी नहीं है, बाकी सब हाई वाणिज्य का काम करते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया था? कौन सा एक कानून पारित किया गया और बनाया गया? तो वैधानिक निगम कानून से बनाया गया है। तो भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? 92वां का है कि राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होते हैं संघ में, बाकी राज्य केंद्रों के सारे मंत्री उसमें शामिल होते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? 93वां का। तो यह है 124। बहुत कुछ दिया है, हमने इसे पढ़ा है, काफ़ी लंबा चैप्टर है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी था। 94वां का देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की क्या है? शक्ति है। यही दोनों मौलिक अधिकार आपको दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन है? यानी मानवाधिकार आयोग जो मानवों की अधिकार की बातें करता है वो किस मंत्रालय के तहत आता है भैया? 95वां का है, तो यह है गृह मंत्रालय। ठीक। 96वां का देखिए आप कि निम्न में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो संसद जहां चाहे वहां उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या जिला न्यायालय बना सकती है। अभी हाल ही में हमारे देश में 25वां न्यायालय कौन सा बना? आंध्र प्रदेश का, उसकी राजधानी अमरावती है। ठीक। तो 25 हमारे देश में न्यायालय हैं, इससे पहले 24 थे, 25 याद कर लीजिए। इसके बाद निम्न में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? 97वां का देखो, वनस्पति रेशा कौन सा नहीं है? नायलॉन बनता है, जबकि सब पेड़ पे आते हैं, पेड़ की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक। उसके बाद देखिए 98वां है कि तारों का रंग निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो 98वां का है देखिए, उसका जो तारों का रंग उसके तापमान पर, तापमान बहुत ज़्यादा है तो ज्वलन के कारण नीले रंग का दिखाई देगा। इसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो भैया एक ही गैस तो है, ग्रीन हाउस गैस, CFC जिसे कहते हैं, ग्रीन हाउस। उसके बाद बस लास्ट वाला देखिए कि न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्न में से किस अंग को प्रभावित करता है भाई? तो यह निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करता है। यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया है, बीच में हमने 10 क्वेश्चन स्किप किया है। वो कारण था कि वीडियो लंबी होती है तो मज़ा नहीं आता है, उसका वो मैथ था। ठीक है। और भाई प्रॉमिस है आपसे कि आपको कल उसकी वीडियो हम अपलोड करेंगे इसी चैनल पे। कल मेरा बीएड का प्रैक्टिकल भी है, गवर्नमेंट कॉलेज से मैं बीएड करता हूँ। मैंने CTET और जो परीक्षा होती है CTET की दोनों पेपर अच्छे से क्वालिफाई किया है, काफ़ी अच्छे नंबर मेरे आए, दूसरे तीसरे नंबर पे मैं कॉलेज में रहा अपने। और आप समझिए कि जो बीएड होता है उसमें भी मेरा बीएड के एंट्रेंस में काफ़ी टॉपर स्कोर आया था, बहुत अच्छा कॉलेज मिला है। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद, हम कल आपकी डिमांड पूरी करेंगे।